तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है, हमारी जो सी शार्प की प्लेलिस्ट चल रही है, उसके अंदर हम लोग आज एक और नई वीडियो के साथ यहाँ पे हाजिर हैं, जिसके अंदर आपको मैंने बताया था, जिस तरह लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो है आप अब जो है प्रोग्रामिंग्स के पिलर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आप लोग प्रोग्रामिंग्स के पिलर्स को पढ़ेंगे। व्हाट आर, हाउ मैनी पिलर्स, व्हाट आर द पिलर्स, पिलर्स होते क्या हैं प्रोग्रामिंग के। ठीक है, हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी शार्प। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली सारी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज जिस तरह आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी शार्प। ठीक है, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी शार्प, व्हाट इसका काम क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऊप। ठीक है, बेसिकली इसको जो प्रोनाउंस हम करेंगे वो ऊप के नाम से करेंगे, OOP। डबल ओ का मतलब हुआ आपके पास ये ऑब्जेक्ट ओ, ओरिएंटेड ओ, पी प्रोग्रामिंग, OOP इन सी शार्प। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसके अंदर हमारा थोड़ा सा ऊप का इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले मैंने जो आपको ये वर्ड के बारे में बताया, आप इसके बारे में समझ लीजिए ये ऊप बेसिकली होता क्या है। ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज़ अबाउट राइटिंग द प्रोसीजर और मेथड दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटा। ठीक है, हमारे पास जो प्रोसीजरल होता है प्रोग्रामिंग का, जो हम किसी भी प्रोसीजर या किसी भी मेथड को ऑपरेशंस के ज़रिए परफॉर्म करके अपने डेटा के ऊपर परफॉर्म करते हैं विद ऑपरेशंस, प्रोसीजर। ठीक है, और मेथड, हमने कौन से मेथड से कौन सा काम करना है। ठीक है, अब आप देखो, आप जैसे गाड़ी चलाते हो, ठीक है, गाड़ी चलाने के लिए आपको गाड़ी में पेट्रोल होना ज़रूरी है, जभी तो आपकी गाड़ी चलेगी ना। पेट्रोल बाद में हो, सबसे पहले आपकी गाड़ी मेंटेन हो। ठीक है, मेंटेन होगी जभी आपकी गाड़ी चलेगी। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या कहता है, अब ये कहता है वाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन बोथ डेटा एंड मेथड। ठीक है, अब वो यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप लोग जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाना सीख रहे हो उसके अंदर हमारे पास दोनों चीज़ें होती हैं। डेटा, हमारे पास डेटा भी प्रोग्रामिंग में होगा और मेथड भी प्रोग्रामिंग में होगा। ठीक है, अब वो नेक्स्ट अपने पॉइंट में क्या कह रहा है इसको समझना। वो अपने नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज़ सेवरल एडवांटेजेस ओवर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। हमारे पास बेसिकली जो ऊप होती है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहलाती है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग किससे कहलाती है, उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास वो हमें बता रहा है कि किस तरह हमारे पास ऊप ज़्यादा इजी है, ऊप ज़्यादा इजी है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ऊप इज़ द फास्टर एंड ईजियर वे टू एग्जीक्यूट। देखो, पहले जो हम काम करते थे उसमें हमें लंबे लंबे प्रोग्राम लिखने पड़ते थे। अब ऊप की मदद से हम उन प्रोग्राम को ज़्यादा छोटा, ठीक है, अपनी डिमांड के मुताबिक, अपने जो आपको टास्क दिया है उसके मुताबिक आप अपने प्रोग्राम को सेट करोगे। सेट करने के बाद और इजीली फास्टर रन करोगे। ठीक है, ऊप प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्रामिंग। अब देखो, अब यहाँ पे बात समझने वाली है। वो बात क्या कह रहा है, ऊप प्रोवाइड, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो हमें प्रोवाइड करती है क्लियर स्ट्रक्चर। मतलब
हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें वो बता देती है कि भाई आपने जो है इनहेरिटेंस से करना है, या फिर आपने क्लासेस बना के करना है, या आपने किसी और मेथड से करना है। ये हम आगे जाके सारी चीज़ें पढ़ेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमारे पास होते हैं। OOP हेल्प्स टू कीप द C# कोड ड्राई। ठीक है, अब जो है OOP हमारे पास वो हेल्प करती है हमारे कोड को ड्राई करने के लिए। ड्राई का मतलब डोंट रिपीट योरसेल्फ, मतलब हम कोड को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। हम एक मेथड बनाएंगे, मेथड बनाने के बाद हमने जब उसको मेन में कॉल किया तो वो ऑटोमेटिकली, अगर हम उसी चीज़ के ज़्यादा मेथड बनाते हैं तो वो एक ही बार बना के हम बार बार कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एंड मेक्स द कोड ईजियर टू मेंटेन, मॉडिफाई एंड डिबग। अब वो क्या बात कह रहा है, अब वो ये बात कह रहा है कि जब आप लोग यहाँ पे आपने बार बार रिपीट तो नहीं किया, अब आपका जो कोड है वो हो गया ईजी। ठीक है, अगर आपने उसको मॉडिफाई करना है, जैसे आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट मिला कंसोल एप्लीकेशन पे, ठीक है, अब आपको किसी ने बोला यार इस कंसोल ऐप को जो है आप बना दो विंडोज़ फॉर्म पे, तो आपके लिए वो काम करना इजी हो जाएगा। ठीक है, OOP को यूज़ करते हुए। OOP मेक्स इट पॉसिबल टू क्रिएट फुल रिफ्यूजिबल एप्लीकेशन विद लेस कोड एंड शॉर्टर डेवलपर टाइम। देखो OOP हमारे पास जो है वो हमारे पास वो पॉसिबल, इस चीज़ को पॉसिबल बनाता है कि आपका कोड जो है वो छोटा हो, ठीक है, और कम से कम टाइम ले बिल्ड होने में, कम से कम टाइम ले हमारे पास चलने में, कम से कम टाइम ले वो डेवलपमेंट करने में अपने आप को कोड की। ठीक है, और हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है ये बहुत इजी होती है। हम जो अपनी जो बेस बनाते हुए आ रहे हैं, अगर उसको बनाते हुए आप OOP को सीखते हो, अगर आपकी OOP स्ट्रॉन्ग है, समझो आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आपकी जो OOP है वो आपकी कोडिंग के पिलर्स हैं। पिलर्स का मतलब होता है आपकी बुनियाद है, और बुनियाद जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक कुछ ही नहीं हो सकता ना। तो जब तक आपके पिलर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, इसकी प्रैक्टिस करना बार बार। देखो ये चीज़ इजी नहीं है, हम इसको इजी बना सकते हैं। कोई भी चीज़ इजी नहीं होती, हम उसको अपने तरीके से इजी बनाते हैं। अब आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख ली, आपने बोला यार मुझे तो ये आती है, तो आपने बोला कि चलो यार मैं इसको यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम बना लेता हूँ। अब आप देखना कि आप OOP को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम बनाओ और OOP के बगैर एक प्रोग्राम बनाओ, दोनों में डिफरेंस देखना। आपको डिफरेंस ये नज़र आएगा कि आप जो OOP के साथ प्रोग्राम बनाओगे वो आपका एक तो छोटा होगा, लेस कोड होगा, कम कोड होगा उसके अंदर, और जल्द से जल्द बनेगा। और जो OOP के बगैर बनाओगे वो तो बस फिर समझ लो कि आप लोग बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे उसको बनाने में, क्योंकि आप लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। उससे 25 आप एक कोड बना रहे हो 100% मेहनत करके, आप दूसरा कोड बना रहे हो 25% मेहनत करके। देखो फ़र्क है ना 75% का। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। इसमें ये कह रहा है कि आप OOP के अंदर आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट, व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन OOP, ठीक है। अब वो कह रहा है कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है यार। अब क्लासेस और ऑब्जेक्ट जो आपके पास होता है, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपके पास बहुत अहम चीज़ होता है। मतलब कि आपका सबसे जो प्रीशियस स्टोन है ना वो आपका क्लासेस और ऑब्जेक्ट है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट जो हैं वो आपके दो मेन थिंग है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, सी द डिफरेंस बिटवीन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को समझ आ जाएगा कि क्लासेस हमारे पास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि आप लोग यहाँ पे आपके पास दो बॉक्स बने हुए, दो बॉक्स रन हो रहे, ठीक है। दो बॉक्स आपके पास यहाँ पे बने हुए, एक ये क्लास के नाम से बना हुआ है, एक ऑब्जेक्ट्स के।
बेसिकली क्लास क्या होती है, देखो इस तरह के, जिस तरह इसमें एग्जांपल दी हुई है एक कमरे की, आपने एक कमरा बनाया, कमरे के अंदर जो आपकी सामान होगा, जो आपकी चीज़ें होंगी, जो आपकी ज़रूरियात की चीज़ें होंगी, वो आपके ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। जिस तरह कबर्ड यूज़ होती है आपके कपड़े रखने के लिए, स्टडी टेबल आपको पढ़ने के लिए चाहिए, एक बेड आपको सोने के लिए चाहिए, ठीक है, आपको जो है एक कंप्यूटर चाहिए आपको अपना काम करने के लिए, ठीक है, ये आपकी कुछ ज़रूरियात हैं जो होनी चाहिए एक कमरे में। अगर आप उस कमरे, अब इसी तरह एक एग्जांपल ले लो, जिस तरह हमने बनाई बाइक की, ठीक है, अब बाइक की हमने एक क्लास बनाई, यहाँ पे बाइक की क्लास बना दी हमने, यहाँ पे यहाँ पे हमने क्लास बना दी, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट्स लिख दिया उसके, कि बाइक के अंदर बाइक की क्लास में आपके पास कौन कौन सी बाइक्स आ जाती हैं, आपके पास जो है होंडा 70 आ जाती है, या फिर 150 आ जाती है, या फिर 200 आ जाती है। इसी तरह सीसी बढ़ती रहेगी तो आपकी चीज़ अच्छी होती रहेगी, ठीक है। इसी तरह आप एक क्लास बनाओ कार की, जिसके अंदर आप डिफरेंट कार रखो, बड़ी बड़ी कार्स रख लो, छोटी कार रख लो, मेहरान रख लो, ऑल्टो रख लो, सिविक रख लो, V8 रख लो, आप बहुत सारी कार रख लो, ठीक है। अब वो जो आपके पास कार होंगी, वो जो आपके पास गाड़ियाँ होंगी डिफरेंट नेम्स की, वो आपके पास क्या होंगी, एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहे होंगे। आपकी मेन क्लास क्या है, कार। अब हम इसको आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम क्लासेस किस तरह बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स किस तरह बनाते हैं, क्लास को मेन क्लास में किस तरह कॉल करते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग जो है एक और एग्जांपल ले लो, कि आप लोग एक एग्जांपल ले लो उसकी, किस चीज़ की एग्जांपल दूँ, एक आपको एग्जांपल देता हूँ एक रूम की, ठीक है। रूम छोड़ो, आप लोग एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लो। एक यूनिवर्सिटी हमारे पास क्लास है, ठीक है, यूनिवर्सिटी की हमारे पास क्लास है। अब उसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसके अंदर हमारा क्लासरूम होगा, हमारा प्ले एरिया होगा, कैफेटेरिया होगा, और टक शॉप होगी हमारे पास रूम्स होंगे, टीचर्स के रूम्स होंगे, हमारे HOD का रूम होगा, हमारे डीन का रूम होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट का रूम होगा। इसी तरह अब देखो ये जो 8 चीज़ें हैं, ये हमारे पास क्या हैं, ये ऑब्जेक्ट हैं। और जब हम इसको मेन में किसी भी जगह कॉल करते हैं, मेन में कहीं भी जहाँ हमें ज़रूरत है, वहाँ सिर्फ हम यूनिवर्सिटी क्लास के नाम से ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेंगे। हम लोग क्लास के नाम से ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब अपनी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें क्या कह रहा है वो भाई, कह रहा है मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब वो कह रहा है आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट की। अब अ क्लास विल नॉट ऑक्यूपाई एनी मेमोरी स्पेस, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो क्लास है हमारे पास, वो मेमोरी में कुछ भी स्पेस नहीं ले। हैंस टू वर्क विद द डेटा रिप्रेजेंटेड बाय द क्लास यू मस्ट क्रिएट अ वेरिएबल फॉर द क्लास दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये देखो उसने वही वाली बात कह दी भाई, आपकी क्लास तो कोई वो नहीं ले रही, कोई जगह नहीं ले रही। अब आप जब तक उसके ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, हमें ज़रूरी है उसके ऑब्जेक्ट्स बनाना क्लास के, जिससे वो हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उस क्लास को रिप्रेजेंट करें मेन क्लास में, ठीक है। अब जो है ऑब्जेक्ट बनाया हमने, जो है कार का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें बहुत सारी कार्स रख दी, ठीक है। अब हमें मेन में कॉल कराना है, वहाँ पे हम इन्वेंट्री बना रहे हैं कि भाई ये इतनी सीसी गाड़ी इतने की है। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा, इतनी सीसी गाड़ी इस ऑब्जेक्ट में पड़ी हुई है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्लास के नाम से कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लास के नाम से कॉल हो जाएगा वो, ठीक है, मेन के अंदर। When an object created using new operator, अब देखो वो क्या बात कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई आपका अगर कोई भी ऑब्जेक्ट न्यू ऑपरेटर के ज़रिए बनता है, ठीक है, न्यू ऑपरेटर हम बनाते हैं, न्यू ऑपरेटर, मेमोरी इज़ एलोकेटेड फॉर द क्लास इन द हीप। अब क्या बात कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई आप अगर अपना ऑब्जेक्ट बनाते हो न्यू ऑपरेटर को लेते हुए, न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हुए, तो आपकी जो मेमोरी एलोकेशन होगी वो क्लास की हीप के अंदर होगी, क्लास की हीप के अंदर होगी। द ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस एंड इट्स स्टार्टिंग एड्रेस फॉर द स्टोर्ड
इन द ऑब्जेक्ट इन स्टैक मेमोरी। ठीक है, अब वो क्या बात कह रहा है, अब वो कह रहा है द ऑब्जेक्ट, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो जो है हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो मेमोरी में एक क्लास बनी हुई है जिसने बिल्कुल भी स्पेस नहीं ली हुई है, हम उसके ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए ही उसको कॉल करा रहे हैं ना, हम क्लास के नेम से ही उसको ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड विदाउट न्यू ऑपरेटर। ठीक है, अब वो क्या बात कर रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है नए ऑपरेटर के साथ, नहीं मतलब नहीं क्रिएट होता, मेमोरी विल नॉट एलोकेटेड इन हीप। अब देखो वो क्या बात कह रहा है, जब तक क्लास को जगह नहीं मिलेगी, जब तक आप न्यू ऑपरेटर के साथ ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। इन अदर वर्ड्स, अब वो कह रहे हैं एन इंस्टेंट विल नॉट क्रिएटेड एंड द ऑब्जेक्ट इन द स्टैक कंटेन द वैल्यू नल। अब वो क्या बात कह रहा है, अब वो कह रहा है कि अगर आपका ये नहीं बनता, ठीक है, और आपको जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है अगर आप नए ऑपरेटर के साथ नहीं बनाते तो आपका ऑब्जेक्ट जो है ज़ीरो वैल्यू शो कराएगा। मतलब आप उसको मेन में कॉल भी कर लोगे, हर जगह कॉल भी कर लोगे, लेकिन वो ज़ीरो वैल्यू के साथ होगी। क्यों? क्योंकि हमें क्लास के अंदर वेरिएबल बनाना ज़रूरी है। हम कोई ना कोई वेरिएबल बनाएंगे, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्लास में, कोई काम नहीं है क्लास का। क्लास फालतू है, क्लास ज़ीरो है, मतलब जो आपने क्लास बनाई है वो ज़ीरो है, कुछ नहीं है उसके अंदर। तो जो है आज की वीडियो यहीं तक थी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, बाकी आप लोग जो है अपनी जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियोज़ हैं जितनी भी C# की, वो सारी वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, अगले आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और वीडियो पसंद आए